अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च का जर्मनी का मौसम बहुत प्यारा है, तो सोचा आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ की शेयर कर लें। जर्मनी एक खूबसूरत मुल्क है, इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है, बेनिफिट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके अलावा फैसिलिटीज़ यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी बेहतर हैं। जैसे हेल्थ सिस्टम इनका दुनिया में स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम जो है वो समझा जाता है। पुलिस सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी इनकी बहुत अच्छी है, क्राइम रेशो बहुत कम है, जिस वजह से एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। और जो मिनिमम वेज है वो इस 2020 में 10 यूरो मिनिमम वेज यहाँ पे कंसिडर की गई है, डिसाइड की गई। अब ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद मैं आपको बड़े वाज़िया और वाशकाफ अल्फाज में यह बात आपके साथ शेयर करूँगा कि इन तमाम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद मैंने यहाँ पे देखा है कि जो सुसाइड की जो रेशो है, ख़ुदकशी की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। जब एक लिहाज से इसके सर्कल में इसकी यहाँ की जो सिचुएशन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है या लिविंग मेथडोलॉजीज़ हैं, उनको जब बगौर मैंने जायज़ा उनका लिया तो अंदाज़ा हुआ कि ये लोग एक दूसरे से आइसोलेट हैं, जिस वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं डिप्रेशन की, कि एक तो ये आइसोलेट है, बहुत कम किसी इवेंट पे या कोई एक्टिविटी हो तो उस पर ये इकट्ठे होते हैं, नॉर्मली बहुत कम है। इनकी जो फैमिली सिस्टम है बहुत वीक है, फैमिली टाइज़ इनकी बहुत वीक हैं। ये लोग मैं सिर्फ इन जर्मन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऑलमोस्ट यूरोप में, वेस्ट में, पूरे वेस्ट में ये चीज़ पाई जाती है कि इनकी आइसोलेशन की वजह से, इनके फैमिली सिस्टम वीक होने की वजह से ये लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों का मेंटली शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से अगर ये कहा जाए कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं तो ये बिल्कुल बात वाज़िया है। फिर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, बिलखुसूस जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी बहुत टाइट है। यहाँ पे आपको किसी भी लम्हे इदारों की तरफ से आपको ढील नहीं दी जाती। आपको आए दिन आपके लेटर बॉक्स में 10-10, 20-20 लेटर्स होंगे जिनके आपने जवाब देने हैं। कोई इंश्योरेंस वालों का आएगा, टैक्स वालों का आएगा, किसी इदारे का आ जाएगा। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइट हैं यहाँ पे। तो सम टाइम बहुत दूर से जो चीज़ों को देखा जाता है वो बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन जब आप उनके नज़दीक आते हैं, चीज़ों के नज़दीक आते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मैं गलती पे था। मैं आज इस प्यारे मौसम में मैंने अभी तक तकरीबन 5 किलोमीटर वॉक की है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके आपसे बात करके तो फिर आगे वॉक करूँगा। तो मैं बता रहा था, जर्मनी के मतलब बता रहा था कि ये खाली जर्मनी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे यूरोप या वेस्ट की बात है कि यहाँ पे इसी तरह इनके फैमिली टाइज़ वीक होने की वजह से ये लोग जो इन चीज़ों का शिकार हैं। अमूमन ये होता है हमारे मुआशरे में, फैमिली सिस्टम हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, दोस्त अहबाब एक दूसरे को बहुत करीब से मिलते हैं, हर रोज़ मिलते हैं, बिला नागा मिलते हैं, महफ़िलें होती हैं, आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को हम लोग शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मेंटली हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, तो रात को
हम जब इकट्ठे हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूरे दिन की स्ट्रेस ले कि हम जब रात को इकट्ठे होते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो हमारी जो डिप्रेशन है वो कम हो जाती है, हमें जो मेंटली जो स्ट्रेस होती है वो कम हो जाती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे ये आइसोलेट हैं, जिस वजह से ये चीज़ों को, अपने मसाइल को एक दूसरे के साथ रेगुलरली डिस्कस नहीं कर सकते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और यही डिप्रेशन इनको खुदकशी की तरफ ले जाता है। मैं छोटा सा था, नॉर्मली अब भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ से, जो देहात में रहते हैं वो इस चीज़ से आगाह होंगे। जब मैं छोटा सा था तो हमें गांव में या हमारे इलाके में अगर कोई इंग्लैंड से या बाहर से कोई आता तो उसको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ये इंग्लैंड से आया है, ये फ्रांस से आया है, ये दुबई से आया है, ये सऊदी अरब से आया है। हम लोग उसके पास बैठते थे कि हमसे वो बात करें। तो हमारे लिए वो बड़ा आइडियल होता था जो बंदा बाहर होता था। तो ख्वाहिश वही उन्हीं उन्हीं लोगों को देख के तो ख्वाहिश जागी कि हम भी बाहर चलें। और मेरी इस ख्वाहिश ने कुछ इस तरह जन्म लिया कि अभी तक मैं दुनिया के 91 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है, ट्रैवल किया है। डिफरेंट आइलैंड्स में मैंने ट्रैवल किया है, कैरिबियंस में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किए। तो इन लोगों के कल्चर को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मुझे यहाँ पे आके एहसास हुआ कि हमारी पहली गलती कि जो हम अपना मुल्क छोड़ते हैं और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए ऐशो आराम को सोच के तो हम आते हैं, इन परदेश में आते हैं और फिर परदेश में हम डूब जाते हैं, मसाइल में जकड़ जाते हैं, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने वतन से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ, वो परदेश में आने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी मोहब्बत हमें तड़पा रही है, अपने मुल्क के लिए तड़पाती है। मैंने यहाँ पे मजबूर, मायूस, बेकस लोगों को देखा है, अपने मुल्क के पिसे हुए लोगों को देखा है, मसाइल में जकड़े हुए लोगों को देखा है। इसलिए पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने वतन को खुशहाल बनाएं, अपने आप को अपने वतन में रह के खुशहाल बनाएं, वहाँ पे तरक्की करें। और आप कर सकते हैं। बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर के लोगों ने वहाँ पे रह के अपने आप को खुशहाल किया है और परदेश की मजबूरियों से वो लोग बच गए हैं। दुनिया को एंजॉय करें। आप अगर आपके वसाइल हैं तो आप दुनिया को एंजॉय करें, ट्रैवल करें, दुनिया को देखें, करीब से देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें। लेकिन परदेश को, बिलखुसूस यूरोप को, वेस्ट को अपना देश ना बनाएं। अक्सर दिल जलता है जब सुबह से शाम तक चर्च में घंटियां बजती हैं और अजान, मस्जिद में अजान की आवाज़ कानों को सुनाई नहीं देती, दुख होता है। तो ये चीज़ें सारी हमारे अपने देश में मौजूद हैं, अपने देश की कदर करें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग ख्वाहिश रखते हैं कि आप यूरोप में आएँ, यहाँ पे सेटल हों, तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि पहली कोशिश करें कि हायर एजुकेशन के लिए यूरोप में बिलखुसूस आएँ, अमेरिका में करें, कनाडा में करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करें और तालीम हासिल करने के बाद वापस अपने मुल्क में चले जाएं। अगर किसी की यहाँ पे कोई जॉब होती है, अराउंड में होती है, तो आप जॉब करें, लेकिन अपने मुल्क को टाइम दें, ज़रूर अपने मुल्क को टाइम दें। मज़दूरी के लिए यहाँ पे ना आएँ, आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, अपने लोगों से दूर रह के आप टूट जाएंगे। अपने मुल्क में वही मेहनत अपने मुल्क में करें, अल्लाह पाक आपको वहाँ पे रिज़्क़ अता करेगा। खैर, अगर आपने इसके बावजूद आना है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। मैं बिलखुसूस जर्मनी की आज देता हूँ और जो शेंजन ज़ोन है, जो यूरोप का शेंजन ज़ोन है, उसकी मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी मैं वॉक करता हूँ तो साथ साथ आपको इस टिप्स से आगाह करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जर्मनी में आने के लिए सबसे जो बेहतरीन और लीगल वे है वो ये है कि इनका एक इदारा है DAAD, याद रखिएगा, DAAD। ये इनका इदारा है। पाकिस्तान में इसकी जो कंट्री ऑफिस है वो मौजूद है। तो आप इस
इसको इसकी वेबसाइट को गूगल में जाएं, इसकी वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी डिटेल देखें अपनी जो आपकी मौजूदा जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उसको आप मैच करें, फिर आप देखें कि आपने कि किस यूनिवर्सिटी के कौन से सब्जेक्ट के कौन से क्राइटेरिया पे आप पूरा उतर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ग्रेजुएट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मतलब आपने बीएस प्रोग्राम में आना है, बीबीए में आना है, बीकॉम में आना है, कंप्यूटर साइंसेज में आना है अंडर ग्रेजुएट की, तो उसमें आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो लैंग्वेज के लिए इनका एक इदारा है गोएथे, जर्मन गवर्नमेंट का, तो उसका ही एक ब्रांच पाकिस्तान में है, लाहौर कराची में जो लोग रहते हैं वो गोएथे को विज़िट करें, वहाँ से लैंग्वेज करें। B1 B2 A1 A2 इस तरह की लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं। तो वो लैंग्वेज कोर्सेज़ जो हैं वो करने के बाद आप एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी या इस जोन में जो लोग रहते हैं, नम्मल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, यहाँ से आप लैंग्वेज कोर्स करके तो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे। मास्टर लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि फ्री ऑफ आई मीन जो लैंग्वेज फ्री हैं, यानी कि उसमें आपको लैंग्वेज बैरियर की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। तो आप विज़िट करके तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं थ्रू DAAD, ये याद रखिएगा वेबसाइट DAAD, इसके ज़रिए आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये इस तरह बताया कि DAAD आपने मास्टर डिग्री लेवल पे आपने अप्लाई करना है, तो उसमें उसके ज़रिए आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट भी आप वेबसाइट यूनिवर्सिटीज़ की चेक करें तो आप उसमें अप्लाई करते हैं। अब ये चीज़ एप्लीकेशन करने के बाद जिस वक्त आपको ऑफ़र लेटर आ जाती है, तो उसमें पहली चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है कि एक तो एजुकेशन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की जितनी भी, उनमें एजुकेशन फ्री है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस होंगी, और सम टाइम कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बहुत माइनर सी फ़ीस है, जिस तरह एक सेमेस्टर की 100-200 यूरो तक, 300 यूरो तक एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी। अगर कंपेयर करें आप यूके के साथ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं, 9,000, 10,000, 15,000 इस तरह फ़ीस वहाँ पे चल रही हैं पाउंड में। तो यहाँ पे 100-200 यूरो जो है, अगर मैक्सिमम फ़ीस हुई भी किसी सेमेस्टर की तो इतनी फ़ीस होगी। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। फिर जब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो आपने अपनी वीज़े को सिक्योर करने के लिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। प्लस आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 साल की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 8 या 10,000 यूरो आपके अपने अकाउंट में होना चाहिए। तो आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा हो जाएगा। ये एक बड़ा सिंपल वे है। तो दूसरा ये कि अगर आप विज़िट पे आते हैं तो उसका क्राइटेरिया ऐसा ही है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना यहाँ पे होटल बुकिंग करवा लें, और अगर आप जस्ट टूरिस्ट हैं तो होटल बुकिंग हो, आपका स्टे हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए जिसको आप शो करें, एम्बेसी में अप्लाई करें तो आपको शेंजन वीज़ा वहाँ से मिलेगा। एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, फैमिली वीज़ा। अगर आप फैमिली वीज़े में आना चाहते हैं, यानी कि किसी जर्मन सिटीज़न के साथ आपकी शादी है, या जर्मन सिटीज़न के आप रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, या आप एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं। डायरेक्ट रिलेटिव्स होते हैं मियाँ बीवी, बच्चे और माँ बाप, ये डायरेक्ट रिलेटिव्स में आते हैं। जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं उनमें बहन भाई, कज़न्स, नेफ्यू, नीसेस, ये सारे जो हैं वो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में आते हैं। तो दोनों के क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। जो डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं वो वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। लैंग्वेज कोर्स उनको जो A1 या B1 लैंग्वेज कोर्स जो है वो उन्हें शो करना है, और एम्बेसी में कि उन्होंने किया है, और एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे। जर्मन एम्बेसी जो है वो टाइम बहुत लेट देती है, 1 साल का 6 महीने का अपॉइंटमेंट टाइम देंगे आपको, और थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2 साल लग जाएंगे आपको वीज़ा प्रोसेस में। एक होता है
यूरोपियन फ्री मूवमेंट राइट। फ्री मूवमेंट राइट में आपका जो फैमिली मेम्बर है जिसकी बेस पे आपने जर्मनी में वीज़ा लेना है, अगर वो किसी और यूरोपियन कंट्री का नेशनल है या सिटीज़न है, लाइक यूके का है, इटालियन है, फ्रांस का है, स्पेन का है, और वो जर्मनी में मूव हो जाता है, तो उसके ऊपर जर्मन नेशनल लॉ अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर जो फ्री मूवमेंट राइट, यूरोपीय यूनियन का फ्री मूवमेंट राइट, ये फ्री मूवमेंट राइट जो है ये 2004 में बना था। ये EC38 आर्टिकल, ये डायरेक्टिव है। तो इसके तहत जब वो अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है। एक तो इसकी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस नहीं है, इसमें वीज़ा फ़ीस नहीं है। फिर टाइम लिमिट जो है वो आपको कम दिया जाता है, यानी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप अप्लाई करेंगे और वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपका 2 वीक्स में हो जाएगा। इसकी ना आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ना एम्बेसी की फ़ीस आपको चाहिए होती है, बल्कि आप डायरेक्ट जाएंगे और आपको जल्दी वो वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपका कर दिया जाएगा। और आप जब जर्मनी में आते हैं उस बेस के ऊपर, तो आपके जो राइट्स हैं वो जर्मन सिटीज़न की तरह के राइट्स होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा आपको राइट्स जो है ना यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च करें, अप्लाई करें, और फिर एक बार कहूँगा कि कोशिश करें कि अपने मुल्क को अपना वतन समझें, उसके लिए तरक्की करें, कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक वाफर मिकदार में अपने मुल्क में ही रिज़्क़ अता करेगा और आपको सुकून की ज़िंदगी भी मिलेगी। ख़त्म करने से पहले मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी लोकेशन का बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत है। एक छोटी सी एक नहर है पानी की, उसके साथ ट्रैक बना हुआ है, और वॉक के लिए जो साइकिलिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं, वॉक होती है, लोग करते हैं। बड़ा लंबा सा एक ट्रैक है ये, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरफ से भी, और इसके अराउंड में घर हैं इस तरफ से भी। तो ये मेरी आज की वॉक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। आपके साथ जो कुछ मेरे जहन में था, आइडियाज़ थे, वो आपके साथ शेयर किए, और देखते हैं कि ज़िंदगी के लम्हे हमें किस जानिब लेके जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले सफ़र पे मुलाकात होगी। वस्सलाम।